वेलकम बैक बच्चों। आज हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अभी तक हम फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन डिफेंस कर चुके हैं, जो हमारा था इनेट इम्यूनिटी का पार्ट। आज हम करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले तो ये सीख लो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद ये जो इम्यूनिटी होती है ये हमारे अंदर जन्मजात प्रेजेंट नहीं होती, ये हमें बाहर से एक्वायर करनी पड़ती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और यू कैन से इट इज डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ डिजीज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ अ माइक्रोब और वैक्सीन। क्या बोला बच्चों मैंने कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें कब मिलती है? जब हमें इट इज डेवलप्ड बाय या तो कोई माइक्रोब का इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन ऑफ अ माइक्रोब, या फिर जब वैक्सीन दी जाती है, जैसे पोलियो वगैरह की वैक्सीन दी जाती है, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि वैक्सीन में एंटीजन होते हैं, एंटीजन जाएगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा? एंटीबॉडीज बनेंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो हम इस तरह की इम्यूनिटी जो बाहर से गेन कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसके अंदर मेनली दो तरह की सेल इंक्लूड होती है, बी सेल्स और टी सेल्स। मेन सेल कौन सी होती है? बी सेल्स एंड टी सेल्स। ये दो सेल्स होती है बच्चों जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लीड करती है, और ये दोनों ही सेल एंटीजन स्पेसिफिक है। बोथ ऑफ दीज सेल्स आर एंटीजन स्पेसिफिक, यानी कि एक स्पेसिफिक एंटीजन को किल करेगी। ऐसे नहीं किसी भी बैक्टीरिया को मार देगी, किसी भी वायरस को। सिलेक्टेड बैक्टीरिया के रिसेप्टर के साथ अटैच होकर उसको किल करती है। जैसे इनेट इम्यूनिटी के केस में क्या था, वो ये इनेट इम्यूनिटी के अंदर जो बैरियर्स थे वो ये नहीं देखते थे भाई एंटीजन कौन सा है, कहाँ पे अटैच होना है, उनको बस किल करना था। बट ये बहुत स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, फंजाई के लिए, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है बच्चों। सो इट इज एंटीजन स्पेसिफिक। बोथ ऑफ दिस सेल्स आर एंटीजन स्पेसिफिक। ठीक है, और इसीलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसे बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। सो यू कैन से इट इज स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। वेरी IMP। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बच्चों स्पेसिफिक है। अब आगे देखिए, इनेट इम्यूनिटी के अंदर दो बैरियर थे, या यू कैन से दो तरह का डिफेंस था, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन में मैंने बताया फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेकंड लाइन में मैंने आपको बताया इन्फ्लामेटरी बैरियर। जो बी और टी सेल की वजह से जो बैरियर है जो आपकी बॉडी को बचाता है उसे बोलते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है आपकी बॉडी की बच्चों, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इट इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पीछे वाले लेक्चर में, जस्ट एक थोड़ा मेमोराइज हो जाएगा आपको। ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया इसमें दो सेल इंक्लूड होती है, बी सेल्स और टी सेल्स एंड टी सेल्स। बच्चों ये दोनों ही सेल कौन सी सेल होती है? आपको अगर ध्यान हो छोटी क्लासों में, अभी आपने पढ़ा है 10th में, कि ये WBC का पार्ट होती है, लिम्फोसाइट्स का पार्ट है ये बेसिकली। दीज आर ए ग्रेन्युलोसाइट्स। WBC में दो तरह के WBC होती है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। सो दीज आर ए ग्रेन्युलोसाइट WBCs। ओके, अब उसके बाद बनती कहां पे बच्चों ये सेल्स? जब फीटस स्टेज होती है। फीटस का मतलब जब बच्चा मां के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तब ये सेल्स बी और टी सेल्स बनती है लीवर में, फॉर्म्ड इन
लीवर। बट डिलीवरी के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है आफ्टर बर्थ और वो मैच्योर होना शुरू होता है, तो आप बोल सकते हैं उसके बाद उसके अंदर जो ये सेल्स होती है ये बनती है बोन मैरो में, फॉर्म्ड इन बोन मैरो। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा बोन मैरो उसकी जगह ले लेगी और अब हम सब के अंदर बोन मैरो के अंदर बी सेल्स और टी सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब बच्चों ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, बोन मैरो में बी सेल्स और टी सेल्स बनती है। प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, यानी कि मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? सो देखिए, क्यों इनको बी सेल्स बोलते हैं, इनको टी सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले बताता हूँ टी सेल के बारे में। टी सेल जो होती है बनती तो बोन मैरो की स्टेम सेल से ही है, बट उसके बाद टी सेल मैच्योर होने के लिए जाती है बच्चों थाइमस में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? टी सेल की। बनी तो बोन मैरो के अंदर ही है, बट अब मैच्योर होने के लिए किसके पास जाएगी? वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है बच्चों, थाइमस। थाइमस ग्लैंड के अंदर जाएगी और टी सेल क्या हो जाएगी? फाइनली मैच्योर। एक मिनट, सेल मैच्योरेशन। ठीक है, तो क्योंकि वो थाइमस में मैच्योर होती है तो थाइमस का पहला लेटर क्या है? टी, इसीलिए इनको बोलते हैं टी सेल। बनती बोन मैरो में है, मैच्योर कहाँ पे होती है बच्चों? थाइमस ग्लैंड के अंदर। क्लियर है? अब बात करते हैं बी सेल की। बी सेल बोन मैरो में ही बनती है, ठीक है, लेकिन मैच्योर कहाँ पे होती है? मैच्योर होने के लिए बच्चों बर्ड्स की अगर बात करें तो बर्ड्स के अंदर एक अब जो उनका बर्ड्स का जो गट होता है, गट का जो नीचे वाला पार्ट होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड क्लोका, अ कॉमन ओपनिंग। क्लोका क्या होती है? कॉमन ओपनिंग। कॉमन ओपनिंग फॉर गैमेट्स, जो बॉडी का एक्सक्रीटा होता है, यूरिनरी सिस्टम, तो ये कई चीज़ें वहाँ पे ओपन होती है। तो क्लोका मान लीजिए, देखो यहाँ पे डायग्राम में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये गट है बच्चों एंड दिस इज क्लोका, हियर इज द क्लोका। ओके, तो यहाँ पे कुछ खास तरह के लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे मैच्योरेशन होता है बी सेल्स का। बी सेल्स का मैच्योरेशन इन लिम्फोइड ऑर्गन्स पे होता है। इनको बोलते हैं, बर्ड की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बर्ड के केस में। तो बर्ड के केस में इनका मैच्योरेशन जहाँ पे होता है इन लिम्फोइड ऑर्गन्स को बोलते हैं, इनका नाम है बच्चों बर्सा ऑफ फैब्रिकस। बर्सा, यू कैन से डायरेक्टली फैब्रिकस। अब देखिए बर्सा फैब्रिकस में इनका बनती है बोन मैरो में, मैच्योरेशन होता है बर्सा फैब्रिकस में, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है? बी। ओके, तो यहाँ से इनको बोलते हैं बी सेल्स। सो बी सेल का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? बर्सा फैब्रिकस में। तो आपको दोनों का क्लियर हुआ। टी सेल बनती है बोन मैरो में, मैच्योरेशन होता है थाइमस ग्लैंड में। बी सेल बनती है बोन मैरो में, मैच्योरेशन होता है बर्सा फैब्रिकस में इन केस ऑफ बर्ड्स, इन केस ऑफ बर्ड्स। ठीक है, अब ह्यूमन के केस में इनका ये बनती तो बोन मैरो में ही है, लेकिन जो फाइनल जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो बाकी के लिम्फोइड ऑर्गन में होता है, जैसे कि स्प्लिन में या बाकी के जैसे पियर पैचेस वगैरह है वहाँ पे। ठीक है, आगे डिटेल में आएगा बच्चों इनके लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, वहाँ पे आपको और बताऊंगा इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब बात करेंगे बी सेल्स और टी सेल्स काम कैसे करती है। सबसे पहले इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ बी सेल के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा टी सेल के बारे में। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर बी सेल्स। तो देखिए बी सेल, जब भी बच्चों कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आता है तो बी सेल स्टिमुलेट हो जाती है। बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल्स होती है। मैंने क्या बोला? जब भी कोई एंटीजन, जब भी कोई बाहर से कोई एंटीजन यानी कि कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर करेगा बॉडी के अंदर, तो बी सेल्स क्या हो जाएंगी? एक्टिवेट, या यू कैन से स्टिमुलेट हो जाएंगी। और स्टिमुलेट होने के बाद बी सेल दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है, दो तरह की सेल में ये डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं बच्चों प्लाज्मा सेल्स,
और दूसरी होती है मेमोरी सेल्स। मैंने क्या बोला, जैसे ही बॉडी में कोई एंटीजन आएगा बी सेल एक्टिवेट हो जाएंगी और दो सेल टाइप की सेल में डिवाइड हो जाएंगी, एक प्लाज्मा सेल्स बन जाएगी बहुत सारी और बहुत सारी मेमोरी सेल्स बन जाएंगी। अब इन दोनों का क्या क्या फंक्शन होता है वो समझिए। सबसे पहले प्लाज्मा सेल के बारे में बताता हूं बच्चों। प्लाज्मा सेल का मेन काम होता है एंटीबॉडी सिक्रेट करना। प्लाज्मा सेल्स क्या करती है, दे सिक्रेट एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बच्चों एक तरह का प्रोटीन ही होती है जो वाई शेप की होती है, मेनली इस तरह का, या आप ये देखिए मैंने 2-3 एंटीबॉडी बना दी, तो ये वाई शेप की होती है और लगभग इनकी जो प्रोडक्शन की रेट होती है बहुत फास्ट होती है। 1 सेकंड में आप बोल सकते हैं लगभग 2000 एंटीबॉडीज बन जाती है। अबाउट 2000 मॉलिक्यूल बन जाते हैं पर सेकंड। तो इतना फास्ट रेट होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन का। अब ये एंटीबॉडी करती क्या है, फंक्शन कैसे करती है, ये एंटीबॉडी क्या करेगी, जा करके ये नॉर्मली जो फ्लूइड होता है, ब्लड हो या लिम्फ जो होता है, उसमें ये सर्कुलेट करती रहती है। पहली बात, सर्कुलेट इन बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड और यू कैन से लिम्फ, वहाँ पे ये सर्कुलेट करती रहती है और जैसे ही इनको कोई एंटीजन मिलेगा ये उस एंटीजन को घेर लेंगी, किल नहीं करेंगी। ये पॉइंट याद रखना है, सिर्फ उसको घेर लेती है चारों तरफ से। अब क्यों घेर लेती है ये मैं आगे बताऊंगा आपको टी सेल के केस में, ठीक है। अभी क्या याद रखना है, ये सिर्फ एक एंटीजन को चारों तरफ से घेर लेगी बच्चों। मान लीजिए एक एंटीजन ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया था जो बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। तो अब एंटीबॉडीज क्या करेगी, इसको कैसे चारों तरफ इसको चारों तरफ से घेर लेगी ऐसे। इससे क्या होता है, एंटीजन जो बहुत छोटे साइज का था, जो जल्दी से जिसका पता नहीं चल रहा था बॉडी के अंदर, उसकी इजीली पहचान हो जाएगी, इजीली डिटेक्शन हो जाएगी। तो बच्चों एंटीबॉडीज का किसी एंटीजन को चारों तरफ से इस तरीके से घेर लेना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या बोला मैंने, एंटीबॉडीज का एंटीजन को चारों तरफ से घेर लेना। ये सिर्फ घेर रही है, किल नहीं कर रही है, चारों तरफ से घेर लेना, इट इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। क्यों घेर लिया है, चारों तरफ से घेरने की वजह से इसको डिटेक्ट करना इजी हो जाएगा। जब कोई टी सेल आसपास से गुजरेगी उसको तुरंत पता चल जाएगा कि भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो जरूर कुछ ना कुछ भीड़ के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही होगी। अब टी सेल वहाँ पे आएगी और इस एंटीजन को किल कर देगी, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने इसको घेरा है ताकि इसकी ईजिली डिटेक्शन हो जाए। डिटेक्शन में हेल्प कर रही है बच्चों मेनली जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे बॉडी के फ्लूइड में घूमती रहती है, इसीलिए इनको बोलते हैं हम, या एंटीबॉडीज की वजह से और यू कैन से बी सेल की वजह से जो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को मिलता है उसे हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अगेन वेरी वेरी आईएमपी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, मैं फिर बोलता हूं इस लाइन को, बी सेल की वजह से या एंटीबॉडीज की वजह से जो इम्यूनिटी जनरेट होती है उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। ह्यूमर ब्रैकेट में लिखता हूं, ह्यूमर का मतलब क्या होता है, बॉडी फ्लूइड। और बॉडी फ्लूइड के अंदर ये बी सेल टी सेल बी सेल्स घूमती रहती है, इसीलिए इस तरह की इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हम बोलते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब एंटीबॉडीज के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। मेमोरी सेल का मैं दूसरे पेज पे करवाऊंगा आपको, पहले एंटीबॉडीज का थोड़ा सा बचता है वो बता देता हूं। जो एंटीबॉडीज है यहीं पे करवा रहा हूं। एंटीबॉडीज के अंदर बच्चों 5 क्लासेस आती हैं मेनली, 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज जिन्हें हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर में बता चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो,
इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंड IgM। तो ये 5 तरह की मेन एंटीबॉडीज है बच्चों। अब इन एंटीबॉडीज के बारे में आपको 4 मेन पॉइंट बता रहा हूं जिनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 4 पॉइंट अब आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एंटीबॉडीज के बारे में सबसे पहले IgA। बच्चों IgA के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पे पाई जाती है। तो IgA जो है इट इज़ प्रेजेंट इन 3 जगह पे आपको ध्यान रखना है। एक तो ये कोलोस्ट्रम में होती है, कोलोस्ट्रम, इसके अलावा सलाइवा यानी कि जो लार होती है उसमें, एंड जो हमारे टीयर्स होते हैं यानी कि जो आंसू होते हैं उसके अंदर। दीज 3 लोकेशंस जहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन ए बॉडी में पाई जाती है। कोलोस्ट्रम क्या होता है, ये कन्फ्यूज़न होगा। कोलोस्ट्रम क्या होता है बच्चों, जब जो मदर है जो प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी के बाद, बच्चों मैंने क्या बोला, डिलीवरी के बाद जो माँ का पहला दूध होता है, स्टार्टिंग में जो मिल्क सीक्रेट होता है ब्रेस्ट से, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। वो पीले पीले रंग का होता है, ठीक है, और वो उसके अंदर IgA होती है और वो बच्चे को बहुत सारी इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। तो कोलोस्ट्रम क्या होता है, मदर्स मिल्क, ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी। अब नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है IgE के बारे में। IgE बॉडी के अंदर, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि IgE बॉडी के अंदर कब बनती है। मैंने कहा बोला IgE बॉडी के अंदर कब बनती है, तो ये तब बनती है जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है। जब कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तब हमारी बॉडी के अंदर IgE एंटीबॉडी बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों IgG के बारे में। IgG के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर इन 5 एंटीबॉडीज में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी जो पाई जाती है वो IgG है। सो यू कैन से इट इज द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा एंटीबॉडी। ऑप्शन में सभी एंटीबॉडीज दिए होंगे तो आपसे पूछेगा कौन सी एंटीबॉडी ज्यादा पाई जाती है, IgG। अगर पूछे एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी इंक्लूड होती है, IgE। कोलेस्ट्रॉल में कौन सी पाई जाती है, IgA। सलाइवा में कौन सी, IgA। टीयर में कौन सी, IgA। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। अब एक और पॉइंट रह गया बच्चों, दैट इज फॉर IgM। लेट मी चेंज द कलर। IgM बच्चों, IgM की खास बात होती है ये साइज में सबसे बड़ी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई 5 इन एंटीबॉडीज में सबसे लार्जेस्ट साइज किसका है। सो IgM एंटीबॉडी हैज लार्जेस्ट साइज। तो ये 4 क्वेश्चन है वेरी वेरी IMP, आउट ऑफ विच 1 क्वेश्चन इज मोस्टली आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, तो बच्चों देखो प्लाज्मा सेल्स के बारे में सारा मैंने बता दिया कि क्या होता है। जब कोई एंटीजन एंटर करेगा तो बी सेल 2 में डिवाइड हो जाएगी, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल का भी बचता है। प्लाज्मा सेल के बारे में बताया कि जो प्लाज्मा सेल होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी सीक्रेट करती है और वो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, एक एंटीजन को चारों तरफ से घेर लेगी, किल नहीं करेगी। और चारों तरफ से घेरने का फ़ायदा ये होगा कि जब कोई टी सेल आसपास से गुजरेगी तो तुरंत पहचान लेगी भाई यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। टी सेल आएगी और इस एंटीजन को किल कर देगी। तो यानी कि बेसिकली डिटेक्शन में हेल्प कर रही है एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ की वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं बच्चों मेमोरी सेल्स क्या करती है। प्लाज्मा सेल्स हो गया। नाउ मेमोरी सेल्स, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों मेमोरी। एक्चुअल में ये क्या करती है, मान लीजिए जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर करेगा तो ये उसको याद रखती है कि ये एंटर हुआ है। देखो
मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है और ये कोई पैथोजन है, ठीक है। ये जब एंटर करेगा तो बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत वीक होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट टाइम वीक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वीक रिस्पॉन्स और यू कैन से वीक इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन अब मेमोरी सेल्स बन चुकी है। मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में देखिए, मान लीजिए ये मेमोरी सेल्स हैं, अब ये मेमोरी सेल्स बन चुकी है। मेमोरी सेल्स ने याद रख लिया भाई इस पैथोजन ने, मान लीजिए दिस इज पैथोजन ए, जस्ट इमेजिन कर लेते हैं, तो ये मेमोरी सेल याद रखेंगी कि पैथोजन ए ने एंटर करके हमारे शरीर में गड़बड़ की थी, तबाही करी थी। अब इनका फ़ायदा क्या होगा, जब मान लो ठीक हो जाएंगे हम, अब ठीक होने के मान लो 6 महीने के बाद यही पैथोजन फिर से एंटर कर जाए, ठीक है। मान लो 6 मंथ के बाद में सेम पैथोजन फिर से आ गया, अगेन पैथोजन ए अगेन एंटर्ड इनटू आवर बॉडी। तो देखो अब मेमोरी सेल्स को याद है कि भाई इस दुश्मन ने, इस पैथोजन ने बॉडी में गड़बड़ की थी, तो मेमोरी सेल्स तैयार हैं, वो क्या करेगी, सारी सेल्स को, बी सेल्स को पहले से ही तैयार कर देगी कि ये वही दुश्मन है और इसके लिए वही वाले हथियार तैयार कर लो जो पहले तैयार किए थे, ठीक है। तो मेमोरी सेल्स इसके अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स शो करेगी सेकेंड टाइम। तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, वीक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वीक इम्यून रिस्पॉन्स। बट मेमोरी सेल के कारण जब सेकेंड टाइम एनकाउंटर हुआ सेम पैथोजन का, तो जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, और उन पैथोजेंस को ख़त्म कर दिया जाएगा फटाफट, ताकि बॉडी को कम से कम नुकसान हो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स है किसकी वजह से जनरेट हुआ, भाई मेमोरी सेल की वजह से, क्योंकि उन्होंने याद रखा भाई ये पहले वाला दुश्मन है और उसको किल करने में आसानी हो गई, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स था इसको एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम, वी कैन ऑल्सो कॉल इट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दैट इज कॉज्ड बाय मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स का फंडा समझ में आ गया। मेमोरी सेल्स फ्यूचर के लिए हमें काम आ रही है। देखो फर्स्ट टाइम में मेमोरी सेल ने सिर्फ इसको याद रखा, कुछ नहीं किया, लेकिन सेकंड टाइम में, फ्यूचर में जब भी उसका नेक्स्ट टाइम अटैक हुआ सेम पैथोजन का, तो उसने सभी को जा जाके बता दिया भाई ये पहले ही आया था, इसके लिए वही हथियार काम आएंगे जो पहली बार यूज़ किए थे। सबको इसने एक्टिवेट कर दिया, सभी सेल्स को। उन्होंने फिर सभी सेल्स ने एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया, बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाई, और टी सेल्स वगैरह ने जाके सबने उसको जा करके इसको किल कर दिया तुरंत, बहुत कम टाइम में। सो दिस इज अ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो ये था बच्चों मेमोरी सेल्स के बारे में। तो आई होप कि बी सेल और टी सेल का फंडा आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम टी सेल्स के बारे में, ठीक है। बी सेल हो गया, टी सेल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।